गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है। तो आज से हमारा नया सिलेबस शुरू हो रहा है, जो कि है हमारा इम्प्योरिटीज़। ये हमारा फर्स्ट सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है। यूनिट 1 आज से हमने शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हमें जानना है इम्प्योरिटीज़ क्या होते हैं, फिर हम उसे जानेंगे उसके टाइप्स कौन से हैं, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो है हमें डिटेल में एकदम देखना है। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में 100% देखने के लिए मिलता है, चाहे वो 5 मार्क्स के लिए हो 10 मार्क्स के लिए हो। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्प्योरिटीज़ इज़ एनी मटेरियल दैट अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट। हमारा इम्प्योरिटीज़ एक ऐसा इम्प्योरिटीज़ जो है वो कौन से भी मटेरियल में प्योरिटी जो रहता है ना, उसको डिक्रीज़ करने में जो यूज़ होता है वो हमारा इम्प्योरिटी रहता है। सिंपल भाषा में हम देख सकते हैं, प्रेजेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल इन मटेरियल दैट फॉरेन पार्टिकल इज़ नोन हैज़ इम्प्योरिटीज़। सिंपल डेफिनेशन, फॉरेन पार्टिकल को हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। अगर फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। कॉमन इम्प्योरिटीज़ इंक्लूड क्लोराइड, लीड, आयरन, आर्सेनिक। ये हमारा कॉमन इम्प्योरिटीज़ है जो कि हमें देखा गया है। तो हम देख लेते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। इम्प्योरिटीज़ के टाइप्स जो है टोटली 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं। तो हमारा वो 3 टाइप जो है वो है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ और रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो है हमें सब्सटेंस में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एनिमल वेस्ट, यूरिया एक्सेट्रा थिंग्स। हमारा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्लोराइड, लीड, आयरन, आर्सेनिक एक्सेट्रा थिंग्स जो है हमारे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हमें प्रोडक्ट में देखने के लिए मिलता है। तो अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या है, तो आपको ये लिखना है और इसे एक्सप्लेन करके आना है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ और रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। अब देखेंगे हम सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए और 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है ज़्यादातर टाइम पे। तो सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ में रॉ मटेरियल। मतलब सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़, हम कौन सा भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें सोर्स क्या है इम्प्योरिटीज़ के, वो हमें इधर डिटेल में बताना है। जो कि हमारा सबसे पहले रॉ मटेरियल, रीएजेंट, मेथड, सॉल्वेंट, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, रिएक्शन विथ वेसल, पैकेजिंग एरर, स्टोरेज कंडीशन। ये सब जो है हमारा सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ है। ये हमारा इम्प्योरिटीज़ के जो है ना एक टाइप्स के सोर्स है, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया, तो हमें इसे एकदम अच्छी तरीके से लिख के लाना है। तो चलिए जान लेते हैं रॉ मटेरियल क्या होता है। तो इस सबसे पहला टाइप है हमारा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ का रॉ मटेरियल। इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल मे बी कम वेयर द प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्टेमिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल जो है ना हमारा जब प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार होता है, तब ये जो है इम्प्योरिटीज़ रॉ मटेरियल में मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में या फिर कॉन्टेमिनेटेड एट द फाइनल प्रोसेस में जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रॉक सॉल्ट, या फिर इसे NaCl के नाम से भी जाना जाता है। NaCl वैसे तो सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, रॉक सॉल्ट। एग्जांपल रिएक्शन ये आपको ये लिख के आना है। अगर इस तरीके से आप एग्जांपल लिख के आओगे ना, तो एग्जामिनर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और फुल मार्क्स देने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया है रॉ मटेरियल। अब हम देखते हैं रीएजेंट्स। रीएजेंट क्या होते हैं? इफ द रीएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव बाय वॉशिंग, दिस मे फाइंड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। हमारा रीएजेंट जो है ना मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में, तो हमारा रीएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम कौन से भी वेसल में जो है रीएजेंट्स रखे हैं, अगर उस वेसल को हमने अच्छी तरीके से साफ़ नहीं किया है, तो ये जो रीएजेंट्स रहता है ना, ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट में जो रहता है वो इम्प्योरिटीज़ में आ सकता है। ये हमारा एक तरफ से रीएजेंट यूज्ड आ जाता है हमारा इम्प्योरिटीज़ में। अब हम इसका एग्जांपल है ClCla2 प्लस Na2CO3 COCO3 प्लस 2 NaCl। तो ये हमारा एक एग्जांपल है रीएजेंट यूज़ का। अब हम मेथड देखते हैं। इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग देयर वेयर मेनी प्रोसेस मेथड वेयर यूज इट्स सर्टन ड्रग्स अ मल्टीपल स्टेप्स सिंथेसिस प्रोसेस वेयर यूज्ड विच प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कंपाउंड। Now it is very important to purify this intermediate compound, otherwise it contain the फाइनल प्रोडक्ट। हमारा जो फार्मास्यूटिकल कौन से भी ड्रग्स कंपाउंड बनाने का जो प्रोसेस रहता है ना, वो बहुत सारे वेज में रहता है, बहुत सारे अलग अलग मेथड से जो है ये बन के तैयार हो जाता है। तो एक एग्जांपल के हिसाब से हम देखेंगे
तो इधर हमने बना लिया है एक अच्छी तरह का सिरप हमने इधर बना लिया है। सेम एज इट इज़ सिरप हमारा दूसरी तरफ भी रहेगा। तो बट ये सिरप बनाने का जो हमारा प्रोसेस है वो सेम रहेगा, बट इसमें कुछ तो ड्रग जो रहेगा वो अलग रहेगा ना, ड्रग्स अलग रहेंगे ना। बट इसका मेथड तो सेम है और इसका कलर भी डिफरेंट आएगा। देख सकते हो इसका कलर जो रहेगा ना वो डिफरेंट प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो मेथड है वो सेम है, बट इसका जो लास्ट फाइनल स्टेज है वो चेंज हो जाता है। तो बस यही इसमें बताया गया है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा मेथड सेम है, बट हमारा उसका प्रोसेस भी सेम है। बट हमें ये ड्रग जो रहते हैं ना वो मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस प्रोसेस रहते हैं वेयर यूज्ड विच प्रोड्यूस इंटरमीडिएटेड कंपाउंड्स। ये इंटरमीडिएटेड कंपाउंड जो रहते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्यूरिफाई दिस इंटरमीडिएटेड कंपाउंड। ये जो इंटरमीडिएटेड कंपाउंड जो है हमारा प्रोडक्ट में वो आ चुका है, उसे प्यूरिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर हम देख लेते हैं सॉल्वेंट इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाटर वेयर यूज्ड हैज अ सॉल्वेंट while making pharmaceutical product we use distilled water or demineralized water, but sometimes we reducing cost we soften water that contain Na plus and Cl minus ions has impurities that can contaminate the final product। सॉल्वेंट जो है हमारा कौन सा भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है हमारा डिस्टिल्ड वाटर या फिर डीमिनरलाइज्ड वाटर जो है वो एक कॉमन सॉल्वेंट है जो हम प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करते हैं। बट कभी भी रिड्यूस कॉस्ट करने के लिए जो और रहता है फिर हम सॉफ्टन वाटर का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा Na और Cl जो रहता है वो आयन प्रेजेंट रहता है और हमारा Na और Cl जो है इम्प्योरिटीज़ के टाइप से। इसके वजह से हमारा जो इम्प्योरिटीज़ जो रहता है वो सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। तो ये हमारा एक टाइप हुआ सॉल्वेंट जो कि हमारा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ है। फिर आता है हमारा एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन। द एरिया ऑफ इंडस्ट्री इज़ फुल्ली कॉन्टेमिनेटेड विद द हार्मफुल गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कैन रिएक्ट विद देम एंड हमारा जो इंडस्ट्रीज़ का एरिया रहता है ना वो फुल्ली जो है हार्मफुल गैसेस और डस्ट पार्टिकल से कवर किया हुआ रहता है। वो हार्मफुल गैस या डस्ट पार्टिकल्स जो है हमारा प्रोडक्ट में जो रहता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो जाता है। इसके वजह से इम्प्योरिटीज़ जो है अपने आप जो है एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन की वजह से प्रेजेंट हो सकती है। फिर आता है हमारा रिएक्शन विथ वेसल। तो रिएक्शन ऑफ विथ वेसल में क्या होता है, हमारा जो कौन सा भी प्रोडक्ट बनाने वाला सामान जो रहता है ना, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सम ऑफ द सॉल्वेंट्स एंड रिएजेंट में अंडरगो रिएक्शन विद वेसल एंड कंटेमिनेटेड द फाइनल प्रोडक्ट। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें थोड़े सॉल्वेंट जो रहते हैं ना वो अंडरगो रिएक्शन करते हैं और विथ वेसल के साथ। वो वेसल जो हमारा आयन का बना हो एक्सेट्रा थिंग्स से बने हो, इससे जो रहता है वो रिएक्शन कर सकता है। तो बस ये है हमारा रिएक्शन विथ वेसल जो कि हमारा सिक्स पॉइंट है। तो अब हम देखेंगे पैकेजिंग एरर। पैकेजिंग एरर में क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर अपीयरेंस सच हैज़ टैबलेट ऑफ सम शेप साइज कलर्स समटाइम्स पैक्ड इन सिमिलर कंटेनर लीड द पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेंजर इन प्रॉपर लेबलिंग में आल्सो कॉज मेजर एरर। हमारा पैकेजिंग एरर जो है ना, हमने कौन सा भी एक प्रोडक्ट बनाया अगर उसका लेवल ही अलग कर दिया हमने तो हमारा टैबलेट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। बट अगर उसे बनाते वक्त हमने उसे चेंज कर दिया, देखिए ये दो सिरप हमने एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो, ये दो सिरप हमने बनाया है। ये हमारा ए सिरप और ये हमारा बी सिरप दोनों अलग अलग है, बट इसका कलर जो है वो सेम कलर है और सिरप भी हमारा सेम है, कलर सेम है, बॉटल सेम है, ऑल थिंग्स जो है सेम है। बट हमने लेबलिंग में गलती कर दी, इधर हमने ए लिखा है इधर बी लिखा है। अगर इसकी जगह हमने इधर बी लिख दिया इधर हमने ए लिख दिया तो हमारा लेवल डिफरेंट हो गया। तो इससे भी जो है हमारा जो है लेबल जो रहेगा वो गलत हो जाएगा। इससे हमारा इम्प्योरिटीज़ जो है वो प्रेजेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये जो स्टेप जो रहता है ना, इसका कलर फिर टेक्सचर जो वगैरह सब रहेगा ना वो इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा होता है पैकेजिंग एरर। तो ये हमारा पैकेजिंग एरर हुआ। तो सिंपली भाषा में अगर आपने कुछ और ही मेथड लिया है, मतलब दोनों का कलर सेम रहेगा बट डिफरेंट मेथड फॉलो किया है, तो ये पैकेजिंग एरर जो रहेगा ना वो फॉलो हो जाएगा। फिर होता है हमारा स्टोरेज कंडीशन, जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। द केमिकल और सब्सटेंस व्हेन प्रिपेयर्ड हम करते हैं इसे एकदम अच्छी तरीके से,
अगर हमें उसे रखना है 18 डिग्री के आसपास या फिर रखना है हमें 14 डिग्री या 13 डिग्री में हमने रख दिया, तो ये तो हमारा पैकेजिंग एरर ही हुआ या हमारा टेम्परेचर एरर हुआ ना। इससे इम्प्योरिटीज़ जो रहते हैं ना वो हमारा उसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है। अगर आपने उधर फॉलोइंग प्रोसेस के हिसाब से नहीं किया तो इम्प्योरिटीज़ तो 110% प्रेजेंट होगी ही ना। तो बस यही हमें अच्छी तरीके से इसमें समझना है। तो ये हमारा पैकेजिंग एरर हो गया। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है, ये टॉपिक्स को एकदम अच्छी तरीके से आपको बता के आना है। तो बस आपको यही टॉपिक एकदम अच्छी तरीके से क्लियर करना है। 18 डिग्री सेल्सियस में 13 डिग्री टेम्परेचर में डाल दिया, फिर 35 डिग्री है बिलो रखना है हमें, फिर हमने उसे 41 डिग्री सेल्सियस में या फिर 37 डिग्री सेल्सियस में हमने डाल दिया। तो ये तो हमारा एरर ही हुआ ना। बस आपको ये टॉपिक एकदम अच्छी तरीके से ध्यान दे के सोच समझ के लिख के आना है। और आपने इस तरीके से नोट्स तो मेरे बहुत ही क्लियर है, एक बार आप पढ़ लोगे ना तो एकदम अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ में डिक्रीज सेल लाइफ, may cause change in color, odor and taste. Therapeutical effect can decrease. Impurities have a toxic effect. Impurities जो रहते हैं उसका टॉक्सिक इफेक्ट है। इसका कलर ऑर्डर जो रहता है वो इम्प्योरिटीज की वजह से चेंज हो सकता है। फिर थेरापेटिक कैन डिक्रीज। इम्प्योरिटीज में डिक्रीज सेल लाइफ, उसका लाइफ जो रहेगा सिरप का या फिर टैबलेट का, उसका लाइफ जो रहेगा वो डिक्रीज करने का काम करेगा। बस हमें इतना ही इसके अंदर देखना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं देखना है। तो आप ये इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो है वो लिख के ज़रूर आइएगा। बस आपको इतना ही करना है। और एक स्पेशल एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ, ये जो नोट्स है मैं यूनिट 1 जैसे ही अपना कंप्लीट हो जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी टॉपिक जानने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चाहे वो अच्छा फीडबैक हो, बुरा फीडबैक हो, मैं उसे बेहतरीन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर बुरे फीडबैक रहेंगे तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो बस आपको ये जो टॉपिक है ना ये एग्ज़ाम में 10 और या फिर 5 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिलता है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। 101% ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको कौन सा भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश फिर से करूँगा। और प्लीज़ एक बार आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नोट्स पढ़ने में अच्छे से समझ आ रहा है तो फिर ठीक है, अगर नोट्स पढ़ने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं नोट्स भी सुधारने की कोशिश करूँगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान से देखना है, इम्प्योरिटीज़ हमें इतना ही करना है। यहाँ पे जो है हमारा यूनिट 1 का हाफ सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे यूनिट में इतने ही टॉपिक्स थे, यूनिट 1 में पार्ट 1 में इतने ही टॉपिक्स थे। अब हमें लिमिट टेस्ट जो है वो अगली वीडियो से मैं शुरू करने वाला हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके से अपना सपोर्ट मुझ पे बनाइए रखें। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।